हेलो बच्चों, कैसा सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस एक्चुअली में आप इसको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसे बोला जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहली बात तो क्या क्या इंक्लूड होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो हमारा ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब रेशियो एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बोली, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, है ना। तो इनमें जो जो चीज़ें हम लोग पढ़ा करते थे, जो जो चीज़ें हम लोग पढ़ा करते थे, जितना भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उन सभी चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने का बहुत सारे पर्पसेस होते हैं। हम लोग एनालिसिस करके अपनी जो एफिशिएंसी है वो जानना चाहते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करना चाहते हैं दूसरों की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, है ना। और दिखना चाहते हैं कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है, कहाँ कहाँ पर हमें चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर हमें चीज़ें जो हैं करेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और कहाँ पर हम लोग सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन पर एग्जिस्ट करते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सहारा लेते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सहारा लेते हुए उसके साथ नंबर्स के साथ खेलेंगे, उसके साथ यूज करते हुए, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग पूरी नंबर जो है नंबर गेम खेलेंगे, जिससे क्या है हमें पता लगेगा कि कहाँ पर कैसे इसकी इस चीज़ के ऊपर हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या हमारी जो जिस भी इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं, मान लीजिए हमारी जो बिजनेस एंटिटी है वो FMCG सेक्टर से बिलोंग करती है, तो FMCG सेक्टर की जो बाकी कंपनी है, मान लीजिए ABCD हमारी कंपनी है और जितनी भी कंपनियां हैं, तो उसके साथ हम लोग कंपैरिजन करना चाहते हैं अपने डेटा का, ठीक है ना। हमारी डेटर टर्नओवर रेशियो का लगा लीजिए, हमारी क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो लगा लीजिए, फिक्स एसेट टर्नओवर लगा लीजिए, GP रेशियो, NP रेशियो, और जितनी भी रेशियो होती हैं, इन सभी का एक्चुअली में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर रेशियो एनालिसिस और पढ़ते हैं एक एक करके जो कुछ हमारे पास है पढ़ने को। तो चलिए सबसे पहले कहते हैं ये क्या है, रेशियो एनालिसिस क्या है। कहते इट इज ए टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट इज ए टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच कैलकुलेट टू द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए फर्म. It is very helpful at the time of interpretation, at the time of interpretation of financial statement. जैसे मैंने आपको बोला, there are various uses of ratios. The ratios which can be calculated from the accounting data are classified into the broad categories. बहुत सारी broad categories है, वो हम आगे आगे जानेंगे, ठीक है जी। एक्चुअली में रेशियो होता क्या है, कहते रेशियो बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पर रेशियो का मतलब क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस अर्थमेटिकली इज कॉल्ड ए रेशियो। कहते जब हम, जैसे मैंने आपको बोला कि नंबर्स के साथ हम लोग खेलेंगे, जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन है उसके साथ हम लोग खेल करेंगे। उस खेल को क्या बोलते हैं, उस जो नंबर दिखाए जाते हैं, फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे, रेशियो बोलेंगे, है ना। रिलेशनशिप क्या है, दो फिगर्स का, जैसे मैंने डेटर और टर्नओवर रेशियो बोला, डेटर टर्नओवर रेशियो मतलब डेटर और टर्नओवर के बीच का क्या रिलेशन है, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियोज आर रिलेशनशिप एक्सप्रेस इन अर्थमेटिकल टर्म बिटवीन द फिगर्स विच हैव ए कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, है ना। जैसे कि डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड में क्या होता है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है ना। डेटर कलेक्शन पीरियड क्या चीज है कि कितने दिनों में लगाया हुआ पैसा जो है वो वापस आ जाता है, तो किस हिसाब से होगा, डेटर और जो रिसिप्ट्स होती है उसके बीच में देखा जाता है ना। तो जो जो मतलब हम आगे धीरे धीरे वन बाय वन चीजें ये सारी जानेंगे। कहते हैं रेशियो क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्लू एंड सिम्पटम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंडीशंस, अंडरलाइंग कंडीशन, सॉरी। रेशियोज
प्रोवाइड क्लू एंड सिम्टम्स ऑफ अंडरलाइंग कंडीशंस। ठीक है जी। दे एक्ट एज ए इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहते जो रेशियो एनालिसिस है ये क्या करती है, एक्ट करता है, दे एक्ट एज ए इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही इंट्रो में ही बताया कि भाई रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम लोग जान पाएंगे कि हमारी जो बिजनेस एंटिटी है, दूसरी बिजनेस एंटिटी, हमारे जो कंपिटिटर्स हैं, हमारी इंडस्ट्री की दूसरी फर्म्स जो हैं उसके कंपैरेटिवली हमारी सिचुएशन कितनी ज़्यादा मजबूत है, कितनी कहाँ पर कमी है ना। हमारी स्ट्रेंथ का पता लगेगा रेशियो एनालिसिस के थ्रू। हम लोग जान पाएंगे इसकी मदद से कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, कोर एरिया है, वो क्या है, स्ट्रेंथ हमारी हमारी जो है हमारे कंपिटिटर के अगेंस्ट क्या स्ट्रेंथ है। पोजीशन पता लग जाएगी हमारे को, क्या पोजीशन है हमारी, और स्टेटस भी पता लग जाएगा हमारे एंटरप्राइज का। ठीक है जी। द कंप्यूटेशन ऑफ रेशियो इज सिंपली ए क्लरिकल वर्क बट द इंटरप्रिटेशन इज ए टेस्ट रिक्वायरिंग आर्ट एंड स्किल, है ना। बिल्कुल। देखो ना, +2 में ही रेशियो एनालिसिस चैप्टर होता था। उस समय आपके आपके अंदर एनालिटिकल स्किल नहीं हुआ करते थे, है ना। +2 लेवल पे ही रेशियो एनालिसिस होता है। उस समय तो हमारे अंदर इतने एनालिटिकल स्किल नहीं होते थे। पर अब हम लोग प्रोफेशनल कोर्स में आ गए हैं तो हमारे अंदर एनालिटिकल स्किल्स भी आ चुके हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये चीज़ों की नॉलेज पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ठीक है ना। इन चीज़ों की नॉलेज पहले से अच्छी हो गई है, इम्प्रूव्ड हो गए हैं हम लोग। तो इसलिए अब हमें इंटरप्रिटेशन का काम, वहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो रेशो निकाली हम लोगों ने। वहाँ पर इतना ज़्यादा आपको +2 लेवल तक डिटेल में डीपली नहीं बताया करते होंगे टीचर्स आपके, है ना। डीपली नहीं बताया करते होंगे, आपके साथ डिस्कशन डीपली नहीं किया करते होंगे। रीज़न क्या है, नीड भी नहीं है। जिस चीज़ की नीड नहीं है तो आपके साथ बहुत ज़्यादा शेयरिंग भी नहीं की जाती होगी। ठीक है जी। यूजेस ऑफ रेशियोज, कहते कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between the various items of financial statements expressed as ratios reveals the profitability, liquidity, solvency as well as overall financial position of the enterprises। एक जो रेशियोज हैं वो बिजनेस एंटिटी की लिक्विडिटी को दर्शाता है, तरलता, है ना। कि भाई हमारे पास देखिए लिक्विडिटी से आपको यहाँ पर क्या समझ आती है। देखिए एक बिजनेस एंटिटी है, उसके पास अच्छी खासी एसेट्स हैं। अगर आपकी जेब में मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, आप घूमने गए, ठीक है, बट आपकी जेब में पैसा नहीं है पेट्रोल डलवाने का, ठीक है, सर्विस करवाने का, रिपेयर करवाने करवाने का, तो वो चीज़ आपको कंप्लीट बेनिफिट नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है आपके पास। ठीक है जी। तो इसलिए लिक्विडिटी जानना बहुत ज़रूरी है हर बिजनेस एंटिटी का। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखिए देखने को जैसे आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स चल गए हैं, है ना। आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स चल गए हैं। जैसे आपने शार्क टैंक्स के सीजन देखे होंगे, सीजन 1, सीजन 2। वहाँ पर अब जो जो बैठे हैं, शार्क्स बैठे हैं, आपको लगता होगा कि वो लोग बहुत, है ना, बहुत ज़्यादा शाइनिंग स्टार्स हैं, शाइनिंग अपना स्टार्टअप्स हैं उनके। वो खुद ही एक्चुअली में लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं। एक आधे बंदे पर्सन को छोड़ दीजिए, बाकी सभी लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं उनकी, लॉस मेकिंग यूनिट सारे के सारे हैं उनके। ठीक है। तो वो चीज़ें क्या दर्शाती हैं, जो बहुत समझदार हैं, वो जो लोग समझते हैं एक्चुअली में कि भाई इन्होंने बेशक ब्रांड जरूर खड़ा कर दिया पर बिजनेस को प्रॉफिटेबल नहीं ला पाए, बिजनेस को प्रॉफिटेबल नहीं बना पाए। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है, इन्वेस्टर जो है एट द एंड प्रॉफिट जरूर देखेगा। वो शॉर्ट टर्म में 1-2 साल जरूर देखेगा, 1 साल 6-8 महीने देखेगा कि ठीक है अभी ये अपना कॉन्सेप्ट को, जो आइडिया इनका बहुत अच्छा है, पर लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा लीड करने वाला है ये। ठीक है।
पर वो लोग फिर भी धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी को जरूर कंसीडर करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी का जरूर जिक्र करेंगे कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है ना। जैसे कि मान लीजिए हमने भी उंगली उठा दी, ठीक है, कि भाई ये लोग खुद ही लॉस मेकिंग यूनिट है, ये किसी को कैसे किस तरीके से आइडिया सजेस्ट कर सकते हैं कि अच्छा आइडिया, कि भाई आप इस तरीके से बिजनेस करिए, उस तरीके से ना करिए। क्योंकि अगर आप खुद ही, बेशक आपका प्रोडक्ट ब्रांड जरूर बन गया, अपने जोमेटो है इतनी बड़ी, है ना, लॉस मेकिंग यूनिट है, तो ऐसे बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं ये एक्चुअली में इतने बड़े लेवल पर लॉसेस में जा रहे हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी के दायरे में आएंगे तो उनका लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस आप कह सकते हो श्योरिटी से कि वो बने रहेंगे, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी से मतलब क्या है कि भाई शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी आपको पता है, एक लॉन्ग टर्म एक होता है। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक बिजनेस के सॉल्वेंट रहने के चांसेस हैं, ठीक है जी। ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन भी रेशो के थ्रू पता लगती है हमें। रेशो एनालिसिस हेल्प्स टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल हेल्थ, to analyze and understand the financial health and trend of a business, its past performance, make it possible to have forecast about the future state of affair of the business। कहते हैं रेशियो एनालिसिस, देखिए अब बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको आपके थ्रू एग्जांपल देता हूँ। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप +2 में 10th क्लास तक अच्छे मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट थे, 90+, आपके +2 तक या 10th तक हर साल आपके 92%, 95%, 96%, तो आपका पास्ट रिकॉर्ड हिस्ट्री क्या शो करती है कि भाई आप एक पढ़ने वाले, अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, ठीक है, पर आगे भी एक अच्छे कोर्स में जाना, अच्छी फील्ड में जाना, आपके पेरेंट्स आपको विदाउट एनी हेजिटेशन आपको वहाँ पर, है ना, एम्प्लॉयड कर सकते हैं, आपके ऊपर पैसा लगाने से, इन्वेस्टमेंट करने से हेजिटेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या है, इससे एग्जांपल ही मैंने क्यों दी, इट्स पास्ट परफॉर्मेंस मेक इट पॉसिबल टू हैव फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना, एंड ट्रेंड ऑफ ए बिजनेस। कहते हैं रेशियो एनालिसिस की मदद से हम लोग एनालाइज कर पाते हैं और अंडरस्टैंड कर पाते हैं आर्थिक आर्थिक जो हेल्थ कह सकते हो आप, हेल्थ और ट्रेंड बिजनेस का, आर्थिक मजबूती और किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है आपके बिजनेस का, क्या ट्रेंड है एक्चुअली में, लगातार धीरे धीरे बिजनेस बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कैसे है, और पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए ही आप लोग फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि भाई आपने, आपका पास्ट देखते हुए ही आपके पेरेंट्स ने आगे आपको रिकमेंड किया होगा, है ना, ये कोर्स करने के लिए। कहते हैं इंटरफर्म कंपेरिजन एंड इंट्राफर्म कंपेरिजन बिकम ईजियर थ्रू द एनालिसिस, है ना। इंटरफर्म और इंट्राफर्म कंपेरिजन क्या होता है जी, इंट्राफर्म होता है हमारा ही अपने आप से, जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे कि सपोज कीजिए आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए जी 75%, सेकेंड सेमेस्टर में आए आपके 65%, तो आपके पेरेंट्स अब आपके ही रिजल्ट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं और को ताने देंगे कि भाई आपका पहले रिजल्ट इतना था, अब इतना है। इसका मतलब है आप पढ़ नहीं रहे कॉलेज में जाके, है ना, ऐश प्रस्ती कर रहे हो, मटर गश्ती कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, है ना, मूवीज़ देख रहे हो, मॉल वगैरह में जा रहे हो, है ना, दोस्तों के साथ पार्टी वूटी कर रहे हो, तो ये सब हो रहा है, ठीक है, जिससे क्या है, इंट्रा फर्म कंपेरिजन इसको बोलते हैं। इंटर फर्म कंपेरिजन मीन्स आपका किसी और स्टूडेंट के साथ कंपेरिजन करना, एक फर्म का बिजनेस एंटिटी का दूसरे बिजनेस सेम इंडस्ट्री की बिजनेस एंटिटी के साथ कंपेरिजन करना, दैट इज इंटर फर्म कंपेरिजन।
ठीक है जी। अब ये जो यूजर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं जी? कहते हैं जो रेशियोज हैं वो कौन कौन से किस किस के लिए बहुत यूजफुल है, किसके लिए होता है? कहते हैं इट इज़ यूजफुल फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंपनी एज डिस्कस्ड ऑन द मैनेजमेंट के लिए, शेयर होल्डर के लिए, ठीक है, और इन्वेस्टर्स के लिए, क्रेडिटर के लिए, सरकार के लिए और एनालिस्ट के लिए, इन सभी के लिए जो रेशियो एनालिसिस है, रेशियोज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? कहते हैं हम लोग टू प्रोवाइड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू हम लोग क्या प्रोवाइड करने जा रहे हैं या करना चाह रहे हैं? रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में और हमारी ऑब्लिगेशंस लाइबिलिटीज़ वगैरह क्या है बिजनेस एंटिटी की, वो हम बताने जा रहे हैं। रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द नेट रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं, ठीक है जी। प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट असिस्ट इन एस्टिमेटिंग द अर्निंग पोटेंशियल्स क्या है बिजनेस एंटिटी की, और इसके अलावा कोई और नीडेड इन्फॉर्मेशन है इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में, और डिस्क्लोज करने के लिए टू द एक्सटेंट पॉसिबल अदर इन्फॉर्मेशन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड है वो, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या है जी रेशियो एनालिसिस का? रेशियो एनालिसिस का पहला आपको पता है इंट्रा फर्म और इंटर फर्म कंपेरिजन करना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा यूजफुल इन एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन। कहते ये जो रेशियो एनालिसिस है वो यूजफुल होती है इन एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन, और यूजफुल इन असेसिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी या ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ये मैं आपको पहले ही 2 मिनट में बता चुका हूँ कि एक्चुअली में हम लोग इसके थ्रू रेशियो एनालिसिस के थ्रू क्या करना चाह रहे हैं, अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखना चाह रहे हैं कि हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है, कितनी डेफिशिट है, कितना मतलब और गुंजाइश है, स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, और फोरकास्टिंग के लिए यूजफुल होती है कहते हैं, और इवैल्यूएशन के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की इवैल्यूएशन के लिए। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं रेशियो एनालिसिस के। अब आते हैं जी टाइप्स ऑफ रेशियोज। अब टाइप्स ऑफ रेशियोज में क्या क्या रेशियोज आ जाती हैं? सबसे पहले कैटेगरी जो आ जाती है हमारी, जो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे, अब इसके रिगार्डिंग रिलेटेड प्रैक्टिकल्स भी और धीरे धीरे क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज, नंबर 1 लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज में हमारे पास कौन कौन सी हैं? करंट रेशो, एक एसिड टेस्ट या क्विक रेशो, ठीक है, और एब्सोलूट कैश रेशो, एब्सोलूट रेशो, और वर्किंग कैपिटल रेशो, ठीक है जी। मेनली तो 3 होती हैं, करंट रेशो, लिक्विड रेशो और एब्सोलूट कैश रेशो, ठीक है जी। तो चलिए पहले मैं आपको 1 बाय 1 इसके फॉर्मूले करवाता हूँ जी, समझाता भी हूँ। सबसे पहले करंट रेशियो में क्या आ गया जी? सबसे पहले क्या फॉर्मूला है जी इसका? करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट्स कौन सी हैं जी? करंट एसेट्स पहली बात तो होती कौन सी हैं? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं जी करंट एसेट्स की? कैश है, बैंक बैलेंस है,
डेटर्स हो गए, बीआर हो गए, इन्वेंट्री हो गई, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, स्टॉक कोई भी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, तीनों आ जाएगा जी। इन्वेंट्री तीनों टाइप की आ जाएगी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। ठीक है जी। उसके बाद क्या आ जाएगा जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाएंगे जी, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाएंगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सी, जो क्या है, हेल्ड की गई हैं टू रीसील विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल रखने का पर्पस है उनका। ये सारी हमारी करंट एसेट्स होती हैं। करंट एसेट मैंने आपको बताया, करंट एसेट्स कौन सी होती हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जो कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज कौन सी हैं जी, करंट लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं जी, विच कैन बी पेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, सेम। अब इसमें क्या क्या है जी, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी, ये सारे क्या रहे, आपके करंट लाइबिलिटीज आ गई। ठीक है जी, ये आप लिख लीजिए पहले फटाफट, साथ साथ में एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ आप लोगों को। ये हमारे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज हैं। अब सबसे मेन बात आती है, जो करंट एसेट्स हैं, जो करंट एसेट्स हैं, करंट करंट लाइबिलिटी हैं, ये हमारा जो फॉर्मूला था करंट रेशियो का, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, सपोज कीजिए एग्जांपल लेट कर लीजिए कि हमारी जो, सपोज कीजिए हमारी करंट एसेट्स कितनी है, 200 की, करंट लाइबिलिटी सपोज कीजिए कितनी की है, 100 की। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है कि हमारी अगर 2 रुपए की एसेट है तो 1 रुपए की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। अगर हमने लोगों से कि हमारे पास लिक्विड एसेट्स, लिक्विड रिसोर्सेज हमारे पास 2 रुपए के हैं, तो सिर्फ हमने 1 रुपया देना है। या उल्टा कह लीजिए, अगर हमने लोगों को शॉर्ट टर्म में 1 रुपए की लाइबिलिटी है, तो हमारे पास 2 रुपए की एसेट है। तो ये देखा जाए तो काइंड ऑफ हमारा शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी शो कर रही है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी हमारी कितनी है। ठीक है जी, करंट रेशियो के थ्रू शॉर्ट टर्म हमारी लिक्विडिटी पता लग रही है कि वही अच्छी है कि नहीं अच्छी है। ठीक है जी, तो पहला क्या आ गया जी, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, करंट रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है जी, चलिए ये हो गया लिक्विडिटी रेशियो का पहला फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा एसिड टेस्ट रेशियो, क्यूक रेशियो, या इसको लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है जी, एसिड टेस्ट रेशियो या क्यूक रेशियो। चलिए दूसरे पे आते हैं। तो इसका नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्यूक रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या है जी,
बहुत सिंपल है। क्विक एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। अब क्विक एसेट्स क्या है जी? करंट लायबिलिटीज तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्विक एसेट्स है हमारी करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है जी। करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसा क्यों? कि ये क्विक एसेट्स क्यों हैं? देखिए, इसमें से देखा जाए तो ये करंट एसेट्स नहीं मानी गई। इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैश आइटम से बाहर निकाल दिया देखा जाए तो। वो कैसे, वो क्यों? देखिए, जो स्टॉक है यहां पे ये माना गया है कि अगर आप इसको बेचने की कोशिश करोगे तो वो नॉर्मल प्राइस पे तो सेल होगा नहीं, और इन्वेंट्री को आप इमीडिएटली क्लियर नहीं कर सकते। ये कुछ ना कुछ समय लेगा क्लियर होने के लिए। ठीक है जी, जो नॉर्मल पीरियड है उतना तो लगेगा ही। ठीक है, अगर आप इसको एकदम निकालने की कोशिश करोगे तो वो लॉस में जाएगा। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस आपने किसी को, मान लीजिए इंश्योरेंस है, ठीक है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आपने इस साल बनती, जो अगर एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग देखें 8 महीने की बनती थी, हमने तो पूरा एनुअल प्रीमियम पे किया है, तो 12 महीने का चला गया, तो 4 महीने का एडवांस चला गया। ठीक है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। अब वो 4 महीने का वापस तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब देखा जाए तो वो भी नॉन कैश आइटम ही हुई। ठीक है जी, इसलिए उसको भी लिक्विड नहीं मानते, इलिक्विड मान लेते हैं। ठीक है जी, तभी मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप इसको क्विक रेशो को लिक्विड रेशो भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसको लिक्विड एसेट, ये सारी जो हैं इसको आप लोग और क्या बोल सकते हो? लिक्विड एसेट्स। ठीक है जी, तो क्या हो गया? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, दीज आर द assets which would be subtracted from the current assets to calculate the liquid ratio or liquid assets। ठीक है जी, तो ये सेकंड हो गई हमारी क्विक रेशियो। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जो हमारे पास कैश एसेट्स हैं उसके अगेंस्ट हमारी लायबिलिटी कितनी है। ठीक है जी, ये होगी सेकंड। अब चलिए इसके बाद तीसरी करेंगे, फिर हम सम पे आएंगे। एब्सोलूट कैश रेशियो या लिक्विड रेशियो। ठीक है जी, एब्सोलूट कैश रेशियो या सॉरी एब्सोलूट लिक्विड रेशियो या एब्सोलूट कैश रेशियो। ठीक है जी, तीसरे नंबर की कौन सी है जी? इसके लिए क्या फॉर्मूला है जी? कैश प्लस बैंक बैलेंस प्लस शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, एब्सोलूट कैश रेशियो में मतलब कौन सी सिर्फ और सिर्फ एसेट्स आ गई? एब्सोलूट कैश वाली एसेट्स आ गई। कैश प्लस बैंक बैलेंस प्लस शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो क्या है विद इन ए सेम पीरियड क्या हो सकती हैं? कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 12 months, और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा?
ये एब्सोल्यूट कैश आ जाएगा कि हमारे पास हार्ड कैश कितना है अगेंस्ट द करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं वन बाय वन अपने सम्स की तरफ। ये आपके नोट्स में भी अवेलेबल हैं क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो नोट्स में से ही करवा रहा हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन चलिए लिक्विडिटी रेशियोज में आ जाएगा हमारा क्या, ये हमारे पास करंट एसेट्स है, ये हमारे पास करंट लायबिलिटीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को क्या पूछा गया है, सबसे पहले हमारे को पूछा गया है करंट रेशो और दूसरी लिक्विड रेशो। चलिए जी फिर करंट रेशियो में हमारा क्या फॉर्मूला है जी, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पर करंट एसेट्स, बैंक बैलेंस करंट एसेट्स है जी सर, डेटर यस, बी आर यस, प्रीपेड एक्सपेंसेस यस, स्टॉक यस। पहली बात तो लिखा ही करंट एसेट्स है, पर फिर भी हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं कि हाँ जो हमारा फॉर्मूला है उसके एलिजिबिलिटी में पास हो रही है ये एसेट्स, जी हाँ। उसके बाद करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटरिंग एक्सपेंसेस, ये सारी करंट लायबिलिटीज हैं। तो ये आ गई हमारी 1 लाख रुपीज़ करंट एसेट्स और 54,000 करंट लाइबिलिटीज। तो लीजिए 1 लाख डिवाइड बाई 54,000 दैट इज ओह 1.85, 1.85 टाइम्स। अब इसको टाइम्स बोलेंगे, रेशो जो आएगी वो टाइम्स में आएगी। ठीक है जी, 1.85 टाइम्स ये आ गई हमारी क्या, करंट रेशो। टाइम क्यों जी, क्योंकि देखिए कहते हैं मान लीजिए दो आती तो दो गुना करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटीज से। ठीक है, तो 1.85 टाइम्स है हमारी करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटी। मतलब क्या है, अगर हमारी करंट लायबिलिटी 100 है तो 185 185 करंट एसेट है हमारी, है ना। तो टाइम्स हो गई ना 1.85 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई में जो भी हमारी करंट लायबिलिटी होगी उसका आप मल्टीप्लाई करते जाओगे क्या, 1.85 टाइम, या फिर जो भी आपकी करंट एसेट होगी उसको डिवाइड बाय 1.85 डिवाइड करते जाओगे करंट टू फाइंड द करंट लायबिलिटीज। दूसरा लिक्विड रेशो, लिक्विड रेशियो के लिए हम लोग क्या निकालते हैं जी, करंट एसेट माइनस स्टॉक, या फिर आप लिक्विड एसेट बोल सकते हो उसको। करंट एसेट माइनस स्टॉक, स्टॉक कितना है जी, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है 50,000 की, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट इज 15,000 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी 54,000। तो ये हमारा कितना आ गया जी, 1 लाख माइनस 54,000 माइनस 15,000, ये आ गया जी 31,000 डिवाइड बाय 54,000। तो ये आ गया 0.574। ठीक है जी, मतलब आप कह सकते हो 1 रुपए के लिए हमारे पास तकरीबन तकरीबन 57 पैसा सिर्फ लिक्विड एसेट्स हैं। अगर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 57 पैसे की कैश लिक्विड एसेट्स हैं। ठीक है जी, लिक्विड रिसोर्सेज भी बोल सकते हो, है ना। लिक्विड रिसोर्सेज हमारे पास अप्रोक्सीमेट 57 पैसा के हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा सेकंड फॉर्मूले का भी आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट में पूछा हुआ है सिर्फ लिक्विड रेशो ही पूछा हुआ है कला। तो चलिए फिर लिक्विड रेशो फाइंड आउट करते हैं जी।
तो सबसे पहले हमारा लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो चलिए जी, करंट एसेट्स दे रखी हैं कितनी? 80,000 माइनस स्टॉक 25,000 दे रखा है जी, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 दे रखा है जी, और करंट लायबिलिटी दे रखी है 50,000। तो ये हो गया जी 80 में से 30 गए, 50,000 ही हो गया। तो 50,000 डिवाइड बाय 50,000, तो ये आ गया जी 1 टाइम। ये हमारी लिक्विड रेशियो आ गई जी कितनी? इक्वल आ गई, 1 टाइम आ गई है ना। ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या है, जितनी हमारी करंट लाइबिलिटीज हैं उतनी लिक्विड रिसोर्सेज है हमारे पास, लिक्विड एसेट्स हैं। ठीक है जी। तो फटाफट कॉपी कर लीजिए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अब यहाँ पर करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, यहाँ पर भी वही दोनों रेशियो ही निकालनी है। करंट रेशियो में क्या था जी? करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। पर यहाँ पर हमारे पास देखा जाए क्या गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है 3 लाख, पर करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी, वर्किंग कैपिटल दे रखा है। कोई बात नहीं जी, वर्किंग नोट बना सकते हैं हम यहाँ पर। करंट लायबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे जी? वर्किंग कैपिटल। पहली बात तो मैं बता दूं, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल इज फंड्स रिक्वायर्ड टू मीट द डे टू डे बिजनेस रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो फंड्स रिक्वायर्ड होता है टू मीट द डे टू डे बिजनेस रिक्वायरमेंट। जो रोजाना बिजनेस एक्टिविटी चलाने के लिए हमें जो पैसे की आवश्यकता है, हमें रोजाना बिजनेस चलाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता है, उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी। देखिए, दो तरीके की कैपिटल होती है, एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होती है? जो हमें एसेट्स वगैरह, जो फिक्स एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, उसको खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता है, उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स। और वो किस लिए चाहिए? हमें जो मशीनरी चाहिए, प्लांट एसेट्स, फर्नीचर, फिक्सचर, बिल्डिंग, ये जो पैसा एक बार लग गया वो लॉन्ग टर्म के लिए लगेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो पैसा हमें कैपिटल जो लॉन्ग टर्म चाहिए वो क्या है? कैपिटल लॉन्ग टर्म। और जो डे टू डे बिजनेस प्रोसीडिंग के लिए चाहिए वो है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी है जी? 2 लाख रुपए।
इज इक्वल टू करंट एसेट दैट इज 3 लाख माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है जी। तो देखा जाए ये हमारा करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई, 1 लाख रुपीज, है ना। ठीक है जी। करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई, 1 लाख। तो आप देख ही सकते हो, करंट एसेट अगर 3 लाख है, 3 लाख में से करंट लाइबिलिटी 1 लाख लेस करी तो वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई, 2 लाख। तो वो 2 लाख ही दे रखी है। तो चलिए अब बैलेंसिंग फिगर हमारी करंट लाइबिलिटी आ गई 1 लाख रुपए। तो करंट रेशो कितनी हो गई, 3 टाइम्स हो गई। ठीक है जी। करंट रेशो कितनी हो गई, 3 टाइम्स हो गई। ये होगी हमारी करंट रेशो। दूसरा लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो कैसे होती है जी, लिक्विड रेशो हमारी होती है करंट एसेट माइनस स्टॉक या प्रीपेड। यहां पर क्या दे रखा है, स्टॉक कितने का, 60,000 का। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दे रखा तो जीरो मान लेंगे, ओवर करंट लाइबिलिटी दैट इज 1 लाख। तो ये 2,40,000 डिवाइड बाई 1 लाख कितना हो गया, 2.4 टाइम्स। तो लीजिए ये आपकी 3 टाइम्स क्या आ गई जी, 3 टाइम आपकी करंट रेशियो आ गई, और 2.4 टाइम्स क्या आ गई, लिक्विड रेशियो आ गई। ठीक, जी आपकी लिक्विड रेशियो आ गई जी। और इसका वर्किंग नोट भी आ गया जी पूरे पेज पर। ठीक है जी। तो करिए फटाफट इसे कॉपी, चलें हम अपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आप लोग, मैं मोस्टली कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन मैं लेक्चर में ही करवा दूँ। आप जो आपको लगता है कि रिमेनिंग क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो सेम सेम ये अगला क्वेश्चन भी सेम ही है देखा जाए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप क्या कीजिए, लेक्चर चलने दीजिए और साथ साथ क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस करते जाइए, ऑडियो म्यूट कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये आइडिया भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन मैच कर लीजिए कि कितने को क्या आंसर है, किस तरीके से है। तो चलिए, तो पहली रेशियो हमें क्या पूछी गई है, वही करंट रेशो। करंट रेशो में हमारे पास अब इस यहाँ पर किस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो अब मैं वर्किंग नोट की जगह छोड़ देता हूँ, यहाँ पर वर्किंग नोट बना देता हूँ। वर्किंग नोट यहाँ पर हमें करंट एसेट भी ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है जी, यहाँ पर क्या दे रखा है जी, यहाँ पर हमारे पास वर्किंग कैपिटल दे रखी है, लिक्विड एसेट्स दे रखी है। तो यहाँ पर उल्टा चलेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर करंट एसेट्स ढूंढने के लिए हम उल्टा चलेंगे। उल्टा कैसे चलेंगे, पहले क्या होता था, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स। तो इस बार क्या है, हमारे पास लिक्विड एसेट्स गिवन है, तो लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन सभी को मिला के क्या बन जाएगा, करंट एसेट, है ना। तो लिक्विड एसेट कितनी है, 37,500, प्लस इन्वेंट्री कितनी है, 10,000,
प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 2500, तो ये हो गया जी 37,500 प्लस 2540, ये हो गया, और 10 50,000। ठीक है जी। और करंट लाइबिलिटीज, ये वर्किंग नोट नंबर 2 से मिल जाएगी जी। चलिए, करंट लाइबिलिटी कैसे आएगी जी, वर्किंग कैपिटल के थ्रू आ जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला था, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी है, 30,000 इज इक्वल टू करंट एसेट 50,000 माइनस करंट लाइबिलिटी। तो ये हमारी आ गई करंट लाइबिलिटीज 20,000। ठीक है जी। तो लीजिए, करंट एसेट कितनी थी, 50,000, और करंट लाइबिलिटी हमारी 20,000। तो ये हो गया जी 50,000 ओवर 20,000, दैट इज 2.5 टाइम्स। लीजिए, ये आ गई आपकी करंट रेशो। और क्या पूछा है, लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो भी यही निकाल देते हैं, इसके अपोजिट। लिक्विड रेशियो में क्या है जी, हमारा करंट एसेट दैट इज 50,000 माइनस स्टॉक 10,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,500 ओवर करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज कितनी है जी, 20,000। तो ये कितना हो गया जी, 50,000 माइनस 12,500, 37,500 डिवाइड बाई 20,000, 1.875 टाइम। ठीक है बच्चों, ये आ गया 1.875 टाइम आ गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से भी आपका रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको उल्टा, यहाँ पर क्या था, रिवर्स आप कह सकते हो, वर्किंग में कैलकुलेशंस थी, है ना। रिवर्स वर्किंग में कैसे कैलकुलेशन थी, वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा था ना, ना करंट एसेट दे रखी थी, ना करंट लायबिलिटी दे रखी थी, लिक्विड एसेट दे रखी थी। ठीक है जी। तो करिए जी फटाफट कॉपी, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। चलिए जी, अब आ जाइए यहाँ पर 5वें क्वेश्चन में तीनों चीज़ें आपसे पूछी गई हैं।
यहाँ पे सबसे पहले करंट रेशो, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट में क्या क्या आ गया जी हमारे पास, बैंक बैलेंस आ गया, डेटर आ गए, बस दो ही चीज़ें हैं। बैंक बैलेंस कितना है 40,000, डेटर कितना है 60,000। तो आप इसको वर्किंग नोट के तौर पे लिख लेना। ठीक है जी, ओवर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी में क्या क्या है जी, बिल पेबल हो गया और क्रेडिटर हो गया जी, बस। ठीक है जी, और 32,000 और 18,000 कितना हो गया, 50,000 हो गया जी। तो ये कितना आ गया, 2 टाइम्स आ गया। ठीक है जी, करंट रेशो आ गई 2 टाइम्स। उसके बाद नंबर 2, लिक्विड रेशो। इसमें क्या था जी, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। तो यहाँ पर कुछ है नहीं, ओवर करंट लायबिलिटी सेम ही रह जाएगा, वही 2 टाइम्स ही हो जाएगा। ठीक है जी, करंट एसेट माइनस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्री, दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है, तो सेम ही हो जाएगा। तीसरा एब्सोलूट कैश रेशो, एब्सोलूट कैश रेशो में क्या होगा जी, एब्सोलूट कैश आइटम दैट इज बैंक बैलेंस ओनली। ठीक है, बैंक बैलेंस कितना है जी 40,000, ओवर करंट लायबिलिटी कितनी है 50,000। तो 40,000 ओवर 50,000 कितना हो गया, आई थिंक सो 0.8 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है, 0.80 टाइम 8 टाइम कितना है, इसका मतलब है जी अगर हमारे पास, अगर 1 रुपये की देनदारियां हैं, अगर 1 रुपये की देनदारी है तो हमारे पास कैश कितने का पड़ा है, 80 पैसे का पड़ा है। 80 पैसे का हमारे पास कैश पड़ा है अगर हमारी देनदारियां 1 रुपये की है तो। ठीक है जी, अब आते हैं बड़े ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पे, जो एक्चुअली में आपको 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन डिजर्व करता है। ठीक है जी, ये आपको फॉर्मूले के वे से भी आप कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से, पर मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी वे से करवाऊंगा क्योंकि बहुत सारे चैप्टर में इस चीज़ की आपको मदद मिलेगी। रिक्वेस्ट होगी मेरी, ठीक है, कि आप लोग मेरे करवाए हुए तरीके से करिए रादर देन जो सिंपली बिल्कुल सिंपल तरीका है फॉर्मुलेशन के थ्रू, वो करने की बजाय थोड़ा सा टेक्निकल जरूर हो जाएगा पर आगे आपकी बहुत मदद करेगा। आप गिनती नहीं कर सकते कि कहाँ कहाँ पे इस चीज़ की मदद आएगी। तो चलिए फिर, क्या है जी, करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं आपको। सबसे पहले तो जो जो चीज़ें अमाउंट में दे रखी होती हैं उसको लिख लेना है आपने। करंट लाइबिलिटी कितनी है 30,000, बस जी। उसके बाद करंट रेशो दे रखी है 3:1, लिक्विड रेशो दे रखी है 1:1। तो इसका मतलब क्या है, करंट रेशो 3:1 का मतलब क्या है, करंट एसेट 3, करंट लायबिलिटी 1, यही होता है। करंट एसेट 3, करंट लायबिलिटी 1। लिक्विड रेशियो में क्या होता है, लिक्विड एसेट 1:1 है, मतलब लिक्विड एसेट एक है और करंट लायबिलिटी भी एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी दे रखी है, हमें करंट एसेट निकालना है, स्टॉक निकालना है, लिक्विड एसेट निकालना है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो चलिए सबसे पहले जो हमें चीज़ मांगी गई है वो निकालेंगे हम, क्या, करंट एसेट। कोई किसी तरीके की फॉर्मूले की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, करंट एसेट्स। अब सबसे पहले हमें क्या उठाना होता है, जो चीज़ रुपीज़ में गिवन है। रुपीज़ में क्या गिवन है, करंट लायबिलिटी।
30,000। ये अपने आप में कितनी है? करंट लायबिलिटी अपने आप में इन रेशो में कितनी है? 1। तो याद रखिएगा एक लाइन जो मैं बोलने लगा हूं, जो चीज जितनी है वो डिवाइड, जो चाहिए वो मल्टीप्लाई। दोबारा बोलता हूं, जो चीज जितनी है वो डिवाइड, जो चाहिए वो मल्टीप्लाई। वट वी हैव डिवाइड विद डिवाइड, एंड वट वी रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई। ये जिंदगी भर आपके काम आएगा कॉन्सेप्ट, जब तक प्रैक्टिकल चलेंगे। तो 30,000 इन रेशियो में कितना है? 1। आपको चाहिए क्या? करंट एसेट। करंट एसेट रेशियो में कितनी थी? 3। तो इंटू 3 कर दिया, तो सीधा ही आपका करंट एसेट्स आ गई 90,000। नंबर 1। नंबर 2 क्या पूछा है जी आप लोगों से? स्टॉक। ये पहले लिक्विड एसेट पूछ निकाल लेते हैं, लिक्विड एसेट। अब लिक्विड एसेट भी निकालने का वही तरीका है। 30,000 आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी अपने आप में कितना है? अपने आप में कितनी है? 1। चाहिए क्या आपको? लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट कितनी बोली थी? लिक्विड एसेट भी 1 है, लिक्विड करंट लाइबिलिटी भी 1 है, तो इंटू क्या हो जाएगा? 1। तो लीजिए ये आ गई आपकी लिक्विड एसेट आ गई। अब तीसरे नंबर पे क्या पूछा है जी? स्टॉक। स्टॉक, स्टॉक देखते हैं। 30,000 लाइबिलिटी अपने आप में कितना है? 1। अब स्टॉक इन रेशो में कितना है? स्टॉक इन रेशोज में इन रेशो कितना है? देखिए स्टॉक क्या होता है? करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट। अगर आप देखोगे तो वो क्या आएगा? स्टॉक और प्रीपेड एसेट ही आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसिव के बारे में बोला नहीं तो क्या मानेंगे? 0। तो करंट रेशो कितनी है? 3। करंट रेशो कितनी है? 3 टाइम करंट एसेट 3 है। लिक्विड एसेट कितनी है? 1। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2, है ना? तो 2 क्या हो गया? लिक्विड, सॉरी, इन्वेंट्री। करंट एसेट 3 है, लिक्विड एसेट 1 है, डिफरेंस इन दोनों का कितना हो गया? 2। ठीक है, तो 2 क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री। बट वी रिक्वायर्ड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, दैट इज 60,000। लीजिए ये स्टॉक आ गया 60,000 का। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको ये टाइप के क्वेश्चन भी निकालने हैं। ठीक है जी, फटाफट लिख लीजिए, 10 सेकंड में कॉपी कीजिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं अगले पे। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पे आए। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल पूछी हुई है। करंट रेशियो कितनी है? 2:5। करंट लायबिलिटी कितनी है? 30,000। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल पूछी हुई है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल कैसे आ जाएगी जी? करंट रेशियो की करंट एसेट कितनी है? 2 माइनस करंट लायबिलिटी 5। तो वर्किंग कैपिटल इन रेशियो में कितनी है? इन रेशियो कितनी आ गई? ठीक है, -3 में आ गई। तो चलिए, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था
कि करंट लाइबिलिटी कितनी हमें देखना होता है, जो चीज़ रुपीज़ में गिवन है 30,000 करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी 30,000 अपने आप में कितनी रेशो है, रेशो कितनी है 5, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 5। व्हाट वी रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल कितनी है, करंट एसेट 2 है, करंट लाइबिलिटी 5 है, तो 2 - 5 कितना हो गया -3, तो वर्किंग कैपिटल भी माइनस में आ जाएगी हमारी। 30,000 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया 6,000 इंटू 3 दैट इज 80,000 नेगेटिव। वर्किंग कैपिटल हमारी आ गई नेगेटिव में 18,000। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल 18,000 नेगेटिव में आ गई। ठीक है जी, तो इस तरीके से भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। करंट रेशो कितनी है 4:1, करंट एसेट 4, करंट लाइबिलिटी 1। वर्किंग कैपिटल कितनी है 30,000, पूछा क्या है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, तो लीजिए ये भी बहुत आसान है। करंट एसेट पूछा हुआ है, वर्किंग कैपिटल दी हुई है रुपीज में, डिवाइड बाई ये अपने आप में कितनी है, करंट एसेट 4, करंट लाइबिलिटी 1, तो 4 - 1 3, जो चीज जितनी है डिवाइड। व्हाट वी रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई, वी रिक्वायर्ड करंट एसेट एंड करंट एसेट इन रेशियो इज 4, तो इंटू क्या हो जाएगा 4, तो 30,000 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 10,000, 10,000 इंटू 4 40,000, तो दीजिए 40,000 रुपये हमारी क्या आ गई, 40,000 रुपये हमारी करंट एसेट आ गई। ठीक है जी, नंबर 2 क्या पूछा है जी करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी फिर वही करंट एसेट, सॉरी वर्किंग कैपिटल 30,000, ये इन रेशियो में कितनी है 3, बट वी रिक्वायर्ड करंट लाइबिलिटी इज 1, तो कितना हो जाएगा 10,000, तो लीजिए ये भी इतने सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। अब इसको सिंपल फॉर्मूले के तरीके से भी आप लोग कर ही सकते थे, है ना, फॉर्मूले के तरीके से भी कर ही सकते थे, पर इस क्वेश्चन में आपको नीड पड़ सकती थी उसकी। ठीक है, ये वाले मेरे तरीके की नीड आ सकती थी, तो इसलिए हमेशा यहाँ बस इतनी सी बात याद रखिए, जो चीज़ जितनी है डिवाइड और जो चाहिए वो मल्टीप्लाई। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, अगर अभी भी कुछ डाउट है तो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करंट एसेट्स, कैलकुलेट करंट एसेट्स। करंट रेशियो दे रखी है 3.5, करंट लाइबिलिटी कितनी होगी 1, लिक्विड रेशियो 2 टाइम्स। अब आपको पता है करंट एसेट और लिक्विड एसेट में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री कितनी होगी इन रेशियो 1.5 टाइम्स। ठीक है जी, करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट इज इक्वल टू इन्वेंट्री। तो देखा जाए हमें चाहिए क्या, करंट एसेट चाहिए, तो है क्या रुपीज में हमारे पास 30,000, दैट इज इन्वेंट्री, ये अपने आप में कितनी है 1.5। व्हाट वी रिक्वायर्ड करंट एसेट इज 3.5, तो ये कितना आ गया जी 30,000 डिवाइड बाई 1.5, 20 इंटू 3.5, 70,000 रुपये आ गई आपकी
करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी अगर निकालना चाहें तो 30,000 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 1, करंट लाइबिलिटी 1 ही है, तो कितनी हो जाएगी जी ये हमारा 20,000 आ जाएगा। ठीक है जी। और क्रॉस चेक करना चाहते हो इन्वेंट्री नहीं, इन्वेंट्री तो दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा 9th क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है जी। चलिए एक क्वेश्चन और आपको इसी तरीके से करवाते हैं, 10th क्वेश्चन। यहाँ पर दोनों चीज़ें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों पूछी हुई हैं। करंट एसेट्स, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, इन्वेंट्री कितनी है जी 50,000। अभी अभी मैंने आपको बताया था करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इन्वेंट्री। ये 2 टाइम्स क्या है, इन्वेंट्री है। ठीक है जी। तो 50,000 अपने आप में कितनी है, 2। व्हाट वी रिक्वायर्ड इन्वेंट करंट एसेट, करंट एसेट इज 4, तो ये कितना हो गया जी 50/2 25,000, 25,000 इंटू 4 1,00,000 रुपये। तो लीजिए ये 1,00,000 रुपये हमारी क्या आ गई, करंट एसेट्स आ गई। सिंपल है जी बिल्कुल। नंबर 2, करंट लायबिलिटीज। $50,000 डिवाइड बाई 2 इंटू करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी है जी, वो तो आपको पता है हमेशा 1 ही होती है। 25,000 होगी जी। तो लीजिए ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। ठीक है जी। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होते जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे, क्विक एसेट्स। करंट रेशो यहाँ पर सिर्फ क्या पूछा है, क्विक एसेट्स। तो 30,000 हमारे पास इन्वेंट्री है। ठीक है जी। ये अपने आप में कितना है जी, 2 है। सॉरी, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री। करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में किस चीज़ का डिफरेंस होता है, इन्वेंट्री का। तो 1.5 टाइम्स इज इक्वल टू क्या है, इन्वेंट्री। तो 30,000 डिवाइड बाई 1.5 क्या हो गया जी, इन्वेंट्री। ठीक है। और व्हाट वी रिक्वायर्ड क्विक एसेट्स, क्विक एसेट इज 2 टाइम, तो मल्टीप्लाई इज 2। तो आई थिंक सो 40,000 बन जाएगा जी। ठीक है जी। तो लीजिए ये 40,000 हमारा क्या आ गया, 40,000 हमारा क्या आ जाएगा, क्विक एसेट आ गई जी। ठीक है जी। इसी तरीके से आराम से प्यार से बहुत स्मूथली आपके वन बाय वन सारे क्वेश्चन निकलते जाएंगे। ठीक है जी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी बहुत, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी पॉइंट है इसमें। यहाँ पर हमारे पास वर्किंग कैपिटल दे रखी है 6 लाख और इन्वेंट्री दे रखी है कितनी, इन्वेंट्री हमारे पास दे रखी है 4 लाख रुपए की।
करंट एसेट पूछी है, करंट लायबिलिटी पूछी है, लिक्विड रेशो पूछी है। ठीक है जी, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और लिक्विड रेशो पूछी है। ठीक है जी, तो चलिए फिर करंट रेशो दे रखी है कितनी, 2.5:1। तो वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई, सबसे पहला हमारा काम ये आराम से यहाँ पर करंट एसेट हो जाएगा, है ना। अब ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत है नहीं। तो वर्किंग कैपिटल हमारे को दे रखी है कितनी, 6 लाख। तो ये अपने आप रेशो में कितनी हो गई, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, है ना। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल आ जाता है। तो करंट एसेट कितनी है, 2.5 माइनस करंट लायबिलिटी 1, तो वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई, 1.5। चाहिए क्या हमें, करंट एसेट, तो करंट एसेट के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2.5 कर देंगे। तो ये आ गया जी 6 लाख डिवाइड बाय 1.5 इंटू 2.5, 10 लाख रुपए हमारी करंट एसेट आ गई। अब करंट लायबिलिटी कैसे आएगी जी, 6 लाख डिवाइड बाई 1.5 इंटू 1, तो ये बन गया हमारा 4 लाख। ठीक है जी, ये आपकी आ गई करंट लायबिलिटीज भी। अब उसके बाद क्या पूछा हुआ है जी हमारे को, क्विक रेशो। अब क्विक रेशो कितनी होती, कैसे होती है जी, करंट एसेट दैट इज 10 लाख माइनस स्टॉक दैट इज 4 लाख ओवर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी कितनी है जी, 4 लाख। तो ये हो गया जी 6 लाख डिवाइड बाई 4 लाख, 1.5 टाइम्स हो गया जी। वन पॉइंट फाइव टाइम आपकी क्या आ गई, लिक्विड रेशियो आ गई। तो लीजिए आपके सामने ही है, एक सिंपल इक्वेशंस की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यों हम वही फॉर्मूले के चक्कर में पड़े रहें। और आगे भी दिखना आपको हर सब्जेक्ट में जहाँ जहाँ प्रैक्टिकल आएगा वहाँ वहाँ पे इस चीज़ की बहुत ही मदद मिलने वाली है आप लोगों को। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो चलिए ये आपका करंट रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, लिक्विड रेशियो दे रखी है। अब अगले 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के तौर पर है, इसके आंसर नोट्स में दे रखे हैं, तो वहाँ पर सॉल्व करके क्रॉस चेक कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन पार्ट, और इसमें लिक्विडिटी रेशियोज हमने करंट रेशो, लिक्विड रेशो और एब्सोल्यूट कैश रेशो के क्वेश्चंस करे।